Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 1 फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी लेसन 2 मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello, dear learners. Today we are going to start lesson 2, which is methods of psychology. In the last lesson, we noted that the interpretation of a psychological phenomenon by a psychologist may differ from that of a novice. A psychologist follows a systematic scientific procedure which has sound theoretical base in order to explain and interpret the phenomenon. Psychology has various methodological ways or approaches to understand and explain psychological phenomena. We will be studying about some of these approaches. In order to obtain responses from individuals, a number of psychological tools or instruments are used. The responses taken on those tools constitute the basic data which are analyzed to study human experiences, mental processes, and behaviors. In this lesson, we will discuss these aspects in detail. तो लास्ट लेशन में हम लोगों ने साइकोलॉजिकल फेनोमेनन के बारे में समझने की कोशिश की थी, लेकिन हम लोगों ने ये भी जाना था कि जो एक नोविस जो नौसिखिए होते हैं और एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन दोनों को साइकोलॉजिकल मेथड जो है वो उनका समझने में डिफरेंस होता है और वो हम लोगों को डिफरेंट एस्पेक्ट से बता सकते हैं। नोविस अपने एक्सपीरियंस से बताते साइकोलॉजिकल फेनोमेनन को, वहीं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक प्रोसीड्यूर से बताते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हैं जो कि थ्योरेटिकल बेस पे बेस्ड होता है एंड उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं उस फेनोमेनन को। साइकोलॉजी जो है उसके पास बहुत सारे मेथोडोलॉजिकल वेज होते हैं, उनके पास अप्रोचेस होते हैं जिसकी वजह से वो साइकोलॉजिकल फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे इन्हीं कुछ अप्रोचेस के बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों को जो भी रिस्पॉन्सेज है किसी भी इंडिविजुअल से जो मिलता है, साइकोलॉजिकल टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ करके उस इंडिविजुअल के रिस्पॉन्सेज को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो रिस्पॉन्सेज है वो बेसिक डेटा कंस्टिट्यूट करता है और इसमें हम लोग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, मेंटल प्रोसेसेस एंड रिलेटेड बिहेवियर्स के बारे में हम लोग एनालाइज करके उसके बारे में स्टडी करेंगे और इन्हीं एस्पेक्ट्स को हम लोग इस लेसन में डिटेल से स्टडी करेंगे। Approaches to the study of psychological processes. As discussed in the previous lesson, psychologists use a variety of approaches to describe, predict, and control behavior and mental processes. The main approaches are briefly described below. तो जैसा कि प्रीवियस लेसन में डिस्कस कर चुके हम लोग कि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके पास अलग अलग अप्रोचेस होते हैं कि वो डिस्क्राइब, प्रेडिक्ट और कंट्रोल कर सके ह्यूमंस के बिहेवियर एंड उनके मेंटल प्रोसेसेस को। यहाँ पे हम लोग मेन अप्रोचेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल अप्रोच। दिस अप्रोच focuses on biological structures and phenomena such as brain, genes, hormones, endocrine system, and neurotransmitters in order to understand the dynamics of behavior. Its main focus is on the role of different parts of brain in regulating feelings, memories, emotions, and other aspects of behavior. Similarly, the impact of over-secretion or under-secretion of different kinds of hormones in governing behavior is studied. Behavior genetics, as one of the subdisciplines, studies the genetic determinants of behavior. Moreover, this approach looks for psychological basis of human behavior. बायोलॉजिकल अप्रोच में क्या है कि ये जो अप्रोच है वो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पे फोकस करता है एंड जो भी फेनोमेना जैसे कि ब्रेन, जीन्स, हार्मोन्स, एंडोक्राइन सिस्टम और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स में हो रहा है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझने में हम लोगों को हेल्प करता है कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल है उनका बिहेवियर कैसा है।
ये मेनली किस पे फोकस करता है, तो हमारा जो ब्रेन है उसके जो डिफरेंट पार्ट किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, कैसे हम लोग फीलिंग्स को रेगुलेट कर पा रहे हैं, मेमोरीज को स्टोर कर पा रहे हैं, या जो हमारा इमोशंस है या फिर जो बिहेवियर के अदर एस्पेक्ट्स है वो हमारे ब्रेन से रेगुलेट होता है। सिमिलरली ये जो ओवर सिक्रेशन या फिर जो अंडर सिक्रेशन होता है अलग अलग हार्मोन्स का, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं कि किस वजह से हमारा जो हार्मोन्स है उसका ओवर सिक्रेशन हो रहा है या फिर अंडर सिक्रेशन हो रहा है। ये जो बिहेवियर जेनेटिक्स है वो एक सब डिसिप्लिन है जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ बिहेवियर का। इसके अलावा ये जो अप्रोच है वो साइकोलॉजिकल बेसिस है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। Psychoanalytic approach. The father of psychoanalytic approach, Sigmund Freud, focused on unconsciousness libidinal energy in describing the present state of the individual. He studied mind in terms of hierarchical arrangements of experiences in the form of different layers of consciousness. Example, conscious, preconscious, and unconscious. Freud explored the nature and quality of unconscious through analysis of dreams, slips of the tongue, neuroses, psychosis, work of art, and rituals. He assumed that majority of human behaviors are triggered by unconscious motivation. Thus, to understand the present human behavior, the analysis of unconscious mental contents is considered most important. जो साइको एनालिटिक अप्रोच के फादर हैं सिगमंड फ्रॉइड, उन्होंने फोकस किया अनकॉन्शियस लिबिडल एनर्जी के ऊपर, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के प्रेजेंट स्टेट को डिस्क्राइब करता है। उन्होंने माइंड के ऊपर स्टडी किया कि किस प्रकार से हियरार्किकल अरेंजमेंट होता है एक्सपीरियंसेस का डिफरेंट लेयर्स ऑफ कॉन्शियसनेस के बेसिस पे। ये जो डिफरेंट लेयर है कॉन्शियसनेस का वो कौन कौन सा है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। फ्रॉइड ने इसके नेचर के को एक्सप्लोर किया और इसके बाद जो भी अनकॉन्शियस का क्वालिटी है उसको एनालाइज किया कि किस प्रकार से जो ड्रीम्स है या फिर जो टंग स्लीप्स होता है, न्यूरोसिस, साइकोसिस, या फिर किस प्रकार से कोई भी किसी काम को कर सकता है, रिचुअल्स को कर सकता है, इन सब को उन्होंने एनालाइज किया। उसके बाद उन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो मेजोरिटी है ह्यूमन बिहेवियर्स का वो किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन के द्वारा। जो भी ह्यूमन बिहेवियर्स है वो ट्रिगर्ड किया जाता है अनकॉन्शियस मोटिवेशन के द्वारा। इसलिए इसको समझने के लिए जो प्रेजेंट ह्यूमन बिहेवियर है उसका एनालिसिस करना और जो अनकॉन्शियस मेंटल कंटेंट्स है उसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Humanistic approach. Contrary to Freud, the father of humanistic approach, Carl Rogers, put greater emphasis on conscious experiences of the present situation, role of interpersonal experiences across the course of life, and people's capacity to grow towards psychological maturity. This approach basically assumes that a person is an active and self actualizing agent and has a choice in deciding his behavior. As a part of the self actualizing process, a person seeks to maintain a congruence between self and experience. However, because of past experiences with conditional positive regard, he may deny or distort the experiences that threaten one's self system. Such a self-system can be changed in the therapeutic setting through genuineness, unconditional positive regard, and emphatic understanding of the client's problem by the therapist. तो फ्रॉइड के कंट्रोलरी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के फादर है कार्ल रॉगर्स, जिन्होंने बहुत ही बड़ा इम्फेसिस किया, बहुत ज़्यादा जोर लगाया कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर कि किस प्रकार से जो इंडिविजुअल उसका जो प्रेजेंट सिचुएशन है या फिर उसका जो इंटरपर्सनल एक्सपीरियंसेस रहा है पूरे लाइफ के दौरान वो कैसा रहा है, और जो किसी कोई भी इंडिविजुअल उसका कैपेसिटी कैसा रहा है कि वो साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के टूवर्ड ग्रो कर सके। ये जो अप्रोच है वो बेसिकली किसी भी पर्सन के एक्टिव और सेल्फ एक्चुअलाइजिंग एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह से होने वाला है। इन सब के अलावा जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग प्रोसेस होता है किसी भी पर्सन का वो मेंटेन करता है सेल्फ और एक्सपीरियंस के बीच में कॉन्ग्रुएंसी बनाने का। कॉन्ग्रुएंसी is a term which is related to mathematics.
लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रहे हैं उसमें जो कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, तो इसमें हम लोग ये भी बता सकते हैं कि जो वन सेल्फ सिस्टम है उसमें कैसा एक्सपीरियंसेस हो सकता है या फिर कैसा ट्रीट हो सकता है उस व्यक्ति के लिए। ये जो एक सेल्फ सिस्टम है वो चेंज करता है थेराप्यूटिक सेटिंग को जेन्युइननेस से और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड से। कोई भी क्लाइंट्स प्रॉब्लम है उसको थेरापिस्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं। Behaviorist approach. The unit of analysis for this approach is explicit, objective, and overt behavior and its relationship with environmental stimulation. The father of behaviorism, J.B. Watson, emphasized on objective analysis of behavior. He advocated that behavior is largely governed by the association between stimulus and response, and the behavior can be shaped in a desired direction by manipulating this association. तो ये जो एनालिसिस का जो यूनिट है उसमें एक्सप्लिसिट, ऑब्जेक्टिव एंड ओवर्ट बिहेवियर और इसका जो भी रिलेशनशिप है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशन के साथ होता है। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कौन है? जेबी वॉटसन। और उन्होंने एम्फेसाइज किया है ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में, और उन्होंने ये भी बताया कि जो बिहेवियर है वो लार्जली किससे एसोसिएटेड होता है? स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स से। एंड ये जो बिहेवियर को हम लोग शेप भी कर सकते हैं, डिजायर्ड डायरेक्शन भी दे सकते हैं उस एसोसिएशन को मैनिपुलेट करके। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव अप्रोच। द कॉग्निटिव अप्रोच इमर्ज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू द mechanistic paradigm of behaviorism. This approach mainly focuses on the study of information processing capacity of the individual in terms of perception, remembering, thinking, language, reasoning, problem solving, and decision making, which are called higher mental processes. It proposes that we look out for information in the world and our behavior depends upon the way we process this information. This approach largely relies on computational models and assumes that behavior and mental processes can best be understood by treating them in terms of information and processing. ये जो कॉग्निटिव अप्रोच है इसमें क्या इमर्ज हुआ? अल्टरनेटिव मैकेनिस्टिक पैटर्न ऑफ बिहेवियरिज्म। ये जो अप्रोच है वो मेनली फोकस करता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर, और इसमें दिखाता है कि जो इंडिविजुअल है उसका टर्म्स ऑफ परसेप्शन कैसा है, वो किस प्रकार से किसी चीज़ को याद करता है या फिर किसी के बारे में कैसे सोचता है, उसका लैंग्वेज क्या है, वो किस चीज़ से किसी को रीजनिंग करता है, या फिर उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड क्या है, या फिर वो किस प्रकार से किसी चीज़ को डिसीजन लेता है। एंड ये जितने भी चीज़ें आते हैं वो किस में आते हैं? हायर मेंटल प्रोसेसेस में। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है वर्ल्ड का और हमारा जो बिहेवियर डिपेंड करता है वो सारे ऐसे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड्स करते हैं। ये जो अप्रोच है वो कंप्यूटेशनल मॉडल्स होते हैं और इसमें हम लोग एज्यूम करते हैं कि जो भी बिहेवियर है मेंटल प्रोसेसेस है उसको हम लोग अच्छी तरह से समझ सकते हैं, लेकिन पहले जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उस टर्म्स को समझें उसके बाद। The above discussed approaches indicate that mental processes, experiences, and behaviors can be understood from various vantage points. In fact, human behavior is complex and its varied aspects are to be appreciated in many ways. तो जो भी above डिस्कशन हम लोगों ने किया उसमें क्या इंडिकेट हो रहा है कि जो भी हमारा मेंटल प्रोसेसेस है ह्यूमन का या फिर एक्सपीरियंसेस रहा है, बिहेवियर्स रहा, उसको हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम लोग को डिफरेंट वेंटेज पॉइंट्स को समझना होगा। इनफैक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं अलग अलग तरीक़ों से। Now here is your in-text question 2.1. Try to solve this question. वेल चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और अच्छे से इस चैप्टर को पढ़ें। That's all for today. Thank you everyone.